दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीवी लैब के माध्यम से प्रचार करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें जो नंबर आपके मोबाइल पर अभी दिख रहा होगा। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, केडीवी लैब के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ बढ़ोतरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में शुरुआत करते हैं देश की खबर से। तो बात करते हैं कि बीजेपी के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की है। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या फिर उन पर कब्जा कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शनिवार को लिखा कि रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं। जैसे कि वाराणसी में, उत्तराखंड में अब हम देख रहे हैं कि वे फडणवीस के साथ पंढरपुर के पवित्र स्थलों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए मैं इस नरसंहार को रोकने के लिए जल्द ही मुंबई में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं। दोस्तों बात करेंगे कि देश में खुदरा महंगाई दर की मोर्चे पर जल्द अच्छी खबर आ सकती है। केंद्र सरकार की ओर से खुदरा महंगाई के आंकड़े अगले सप्ताह जारी होने के आसार हैं। यह खुदरा महंगाई नवंबर महीने में 6.40% पर आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये पिछले 9 महीनों का निचला स्तर होगा। इससे पहले फरवरी में ये 7.9% थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्थशास्त्रियों ने सर्वे में दावा किया है कि मुख्य रूप से खाने पीने की चीजों की कीमतों में नरमी के कारण महंगाई दर में कमी आएगी। अक्टूबर माह में ये 6.77% थी। जब खुदरा कीमतों पर आधारित महंगाई इस साल अब तक आरबीआई के 6% के असंतोषजनक दायरे से अधिक रही है। हालांकि ये सितंबर महीने में 5 महीने के उच्चतम स्तर 7.41% से कम है। सर्वे के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर चली गई थी। भारत में खुदरा महंगाई में अकेले खाद्य कीमतों का हिस्सा 40% रही। सर्वे में महंगाई दर में लगातार दूसरी बार गिरावट की भविष्यवाणी की गई है। जी हाँ, जिन सामान को परिवार अपने रोजाना इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई पर आधारित महंगाई सामान और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करती है। महंगाई को मापने के लिए अनुमान लगाया जाता है कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सीपीआई में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों एक कार्यक्रम में लब जिहाद के बारे में सवाल पूछने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लब में कभी जिहाद नहीं होता है। इसको लेकर कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि लोकसभा में हमने सवाल पूछा लेकिन इसको कोई परिभाषित नहीं कर पाया। लब जिहाद के मुद्दे पर कहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने क्या किया है। वहीं जब उनसे सरदा मर्डर केस पर सवाल पूछा गया तो ओवैसी ने कहा कि किसी की हत्या पर आप कितना बोलेंगे, लब जिहाद एक दिन सबको समझ में आ जाएगा। कट्टरता का मुकाबला कट्टरता से नहीं कर सकते हैं। धर्म संसद में कट्टरता पर बोला जाता है तो फिर उस पर सवाल क्यों नहीं उठता है। साथ ही ओवैसी ने खुद को पॉलिटिकल अछूत कहा है। उन्होंने कहा है कि देश में बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। सबसे ज्यादा तलाक किस धर्म में होते हैं आप आंकड़े देख लीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या चरमपंथ एक ही समुदाय से होता है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाने से लेकर के राष्ट्रीय पार्टी बन जाने के हवाई दावे कर रही जदयू ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह नीतीश कुमार की पार्टी ने किसी विधानसभा चुनाव में सबसे कम वोट पाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड गुजरात के विधानसभा चुनाव में बना है। वहीं दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि किसी जीत हार तो छोड़िए, इज्जत बचाने लायक भी वोट नहीं आए हैं। यह दिल्ली में रहने वाले बड़े पैमाने पर बिहारियों के भरोसे एमसीडी चुनाव में उतरी जेडीयू को बिहारियों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। जदयू ने गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बनाया है। जब गुजरात में 3 दिन पहले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो जदयू के हिस्से एक रिकॉर्ड बन गया। जेडीयू ने बापूनगर विधानसभा से पठान इम्तियाज सिद्ध खान को उम्मीदवार बनाकर के मैदान में उतारा था। जेडीयू कैंडिडेट ने 30 वोट पाकर के गुजरात में सबसे कम वोट लाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव में जदयू को 0 यानी कि 0% वोट मिले हैं। ये वही गुजरात है जहां कभी जदयू
जदयू का विधायक हुआ करता था। जदयू के नेता गुजरात को लेकर के बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली का हाल देख लीजिए, जहां बड़े पैमाने पर बिहारी वोटर हैं। 4 दिन पहले दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया, जहां इसमें जेडीयू की हालात ऐसी शर्मनाक रही कि पार्टी का कोई नेता एमसीडी चुनाव का नाम जुबान पर नहीं ला रही है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में हुई सत्ता परिवर्तन के बाद अब नीतीश कुमार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जहां पहले खुद को राज्य तक ही सीमित रखने वाले नीतीश कुमार अब खुद को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसकी झलक भी देखने को मिली। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जदयू जल्द ही क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि पार्टी अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी सदस्यता अभियान चला करके अपना जनाधार बनाएगी। इसके लिए नीतीश कुमार ये बेहद ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केसी त्यागी को सौंपी है। वहीं बैठक में एक कैलेंडर बंटवाया गया, जिसे देख करके जदयू और उसके कार्यकर्ताओं की रणनीति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कैलेंडर पर नीतीश कुमार की एक फोटो छपी है, जिसमें उनके सर पर एक टोपी लगी हुई है और लिखा हुआ है कि देश मांगे नीतीश कुमार। यह कैलेंडर पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कार्यकर्ताओं को बांटा भी गया है। इस कैलेंडर पर लिखा गया है कि स्वच्छ प्रतिभा, सुशासन और संयमी नेतृत्व नीतीश कुमार की यही पहचान है। उन्होंने बिहार का काया पलट किया है, महिलाओं को सुरक्षित किया है, युवाओं को भरोसा दिलाया है। अब देश को नीतीश कुमार का इंतजार है। इस कैलेंडर और बैठक में हुए फैसले से अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार खुद को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी में है। आपको बता दूं कि बीजेपी के गठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार देश भर के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान वे विपक्ष एकता की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि 2024 में होने वाले आम चुनाव में अगर सभी विपक्षी दल एक साथ चुनाव में उतरते हैं तो फिर बीजेपी को सत्ता विहीन किया जा सकता है, यानी कि सत्ता से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार में अब सर्दी का सितम बढ़ने वाला है। जब बीते 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अधिकतर जिलों में कुहासे और तेज ठंड देखने को मिली है। जब बिहार में ठंड ने अब अपना तेवर दिखाना भी शुरू कर दिया है। पछुआ हवा के कारण अब ठंड अधिक तेज होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के 14 जिलों में अधिकतम तापमान में आंशिक कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज सोमवार को बिहार में कुहासा में वृद्धि होगी। बिहार में अब तेज ठंड होने वाली है। मौसम विभागों की माने तो अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की जाएगी। इसके बाद तेजी के साथ पारा लुढ़केगा, यानी कि कम होगा और फिर मौसम सर्द होगा। वैसे तो बिहार में तेज ठंड होती है, दिन के समय धूप तो रहता है, लेकिन उसमें कुछ खास गर्मी नहीं होती है और शाम होते ही पारा लुढ़कने लगता है। जब वहीं 2 दिनों में तेजी के साथ पारा लुढ़कने के साथ मौसम भी सर्द हो जाएगा। हवा की गति थमने से राज्य भर में कोहरे होने की वृद्धि होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के विश्वविद्यालयों में ऐसे करीब 1 लाख से अधिक स्टूडेंट होंगे जिनका परीक्षा देने के सालों बाद अब तक रिजल्ट नहीं आया है, उन्हें डिग्री नहीं मिली है। करीब इतने ही विद्यार्थियों को अभी परीक्षा का इंतजार है। करीब 50,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें परीक्षा पास करने के बाद विभिन्न वजहों से अब तक डिग्री नहीं मिल सकी है। ऐसे में वे नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ उनका भविष्य भंवर में फंसा हुआ है। विद्यार्थियों से तमाम तरह के लाखों करोड़ों की फीस ले चुके कई विश्वविद्यालय अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर सके हैं कि ये डिग्री या फिर परीक्षा की प्रत्याशा कब तक पूरी कर पाएंगे। इन हालातों में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी दूसरे राज्यों में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए राज्य छोड़ चुके हैं। अगर परीक्षा परिणाम निकलते हैं और फिर देरी होती है तो फिर विद्यार्थियों की उम्मीदें निराशा और फिर हताश में बदल सकती है। उदाहरण के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा दे चुके छात्रा अंबिका रशिम एयरफोर्स और सेना में लिखित परीक्षा पास कर चुकी है। उसका रिजल्ट नहीं आया है। कुछ दिनों बाद ही उनका फिजिकल टेस्ट है, वह सिलेक्शन से वंचित हो जाएगी। अब ये नाम हर भारतीय की जुबान पर चढ़ चुका है, क्योंकि इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बीते दिन शनिवार को जिस अंदाज में बांग्लादेशी गेंदबाजों की बखियां उधेड़ी, उसे देख करके हर कोई हैरान रह गया। जब अपनी दोहरा शतक वाली पारी में ईशान ने 24 चौके और 10 छक्के लगाए और मात्र 124 गेंदों में ही डबल सेंचुरी जड़ करके बल्ले को हवा पर लहरा दिया। जब ईशान ने 131 बॉल में 210 रन बनाए। ईशान के अंदर काबिलियत कूट कूट करके भरी है, लेकिन पहली बार वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विस्फोटक के रूप में सामने आया है। ईशान इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में धमाल मचा चुके हैं। वे मुंबई इंडियंस से खेलते हैं और आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शुमार है। ईशान किशन करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और उनके पास लग्जरी कारों का
कलेक्शन भी है। यह मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले ईशान बेहद कम उम्र में ही करोड़पति बन गए थे। ईशान के दोहरे शतक पर उनके पैतृक गांव में भी जश्न का माहौल देखने को मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में उनका नेटवर्थ 45 करोड़ रुपए है। आपको बता दो कि ईशान किशन बिहार के रहने वाले हैं। जहां ईशान विकेट कीपर बैट्समैन हैं। जहां उनकी कमाई का सोर्स क्रिकेट से मिलने वाली मैच फीस, लीग क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट और फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स है। दोस्तों अब बात सेहत की करते हैं। तो सेहत की बात करते हैं कि सर्दी के मौसम में अगर आप एक कप गर्मा गर्म चाय पिया जाए तो फिर उसका मजा ही कुछ और है। आमतौर पर चाय का सेवन लोग सभी मौसम में करते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में चाय पीना सभी को पसंद होता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप गर्म चाय या फिर कॉफ़ी के साथ करना पसंद करते हैं। ठंड में चाय ना सिर्फ शरीर को अंदर से गर्मी पहुंचाता है, बल्कि शरीर को एनर्जेटिक बनाने में भी ये काफ़ी मदद करती है। आज के समय में बाजार में चाय की बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है और हर कोई अपनी पसंद के अनुसार चाय का सेवन करना पसंद करता है। जब सर्दियों के दिनों में ज़्यादातर लोग अदरक वाली चाय का सेवन करना पसंद करते हैं। यह अदरक वाली चाय न सिर्फ सर्दी के असर को दूर करती है, बल्कि इसके सेवन के और भी कई फायदे हैं। अदरक की चाय अपने आप में एक दवा है जो दैनिक जीवन में होने वाले हल्की फुल्की हेल्थ प्रॉब्लम का समाधान कर देती है। तो ऐसे में हम आपको अभी बताएंगे कि अदरक वाली चाय पीने से आपको क्या फायदा होने वाला है। तो बात करते हैं कि अदरक से बनी चाय सर्दी और फिर जुकाम होने से बचाती है, और यदि आपको कोल्ड हो जाए यानी कि ठंड लग जाए तो फिर आप अदरक वाली चाय इसे जल्दी ठीक करने में मदद करती है। अदरक वाली चाय सिर दर्द में तुरंत आराम करती है। वेट कंट्रोल रखने में अदरक की चाय मदद करती है। अदरक वाली चाय दिमाग के रिसेप्टर को ब्लॉक करके मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस से आपको राहत दिलाने में मदद करती है। अदरक की चाय डाइजेशन को मजबूत रखता है। अदरक की चाय किडनी से संबंधित समस्याओं से बचाने में हेल्पफुल है। यह सर्दी के मौसम में अगर आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या है तो फिर दिन में 2 बार अदरक की चाय पीने से इसमें आराम मिल सकता है। एक दिन में आप 2 से 3 बार अदरक की चाय पी सकते हैं। हालांकि एक दिन के लिए 2 कप चाय पर्याप्त होती है। यदि सर्दी और फिर जुकाम है तो फिर एक दिन में आप 3 से 4 कप चाय का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और गरीब देशों के लोग पर्यावरण के क्षरण के लिए भारी कीमत चुकाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज को अब न्याय के पर्यावरणीय आयाम पर भी विचार करना चाहिए। मानवाधिकार दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से आयोग एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुर्मू ने यह भी अपील की है कि मनुष्यों को प्राकृतिक और फिर जैव विविधता के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मैं पूछती हूं कि अगर आपके आसपास के जानवर और पेड़ बोल सकते तो फिर वे हमें क्या बताते। हमारी नदियां मानव इतिहास के बारे में क्या कहती है और हमारे मवेशी मानवाधिकार के विशेष पर क्या कहते हैं। हमने लंबे वक्त तक उनके अधिकारों को कुचला है, अब परिणाम हमारे सामने हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मानवाधिकारों की अवधारणा समाज को प्रत्येक मनुष्य को हमसे अलग न मानने पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, उसी तरीके से हमें सभी प्राणियों और फिर उनके आवास स्थानों को सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हमें प्राकृतिक से सम्मान के साथ व्यवहार करना सीखना बल्कि फिर से सीखना होगा। ये न केवल हमारा नैतिक दायित्व है बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय है। ये भारत के संविधान के प्रस्तावना में व्यक्त आदेशों के करीब है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा की कुर्रनी सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता की जीत हुई तो फिर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गुलाल, पटाखे और लड्डू बांट करके जश्न मनाया। लेकिन विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशी की हार के बावजूद भी लड्डू बांटे हैं। लड्डू बांट रहे हैं। कल परसों से ही उन्होंने पार्टी की ओर से लड्डू का वितरण जारी रखा है। यह संभव है कि सोमवार को भी यानी कि आज भी कुछ लोगों को हार का वीआईपी लड्डू खाने का मौका मिले। चुनाव जीतने के बाद लड्डू बांटने का मतलब तो आसानी से समझ में आता है, लेकिन हार जाने के बाद लड्डू बांटने का मकसद आम समझदारी से बाहर की बात है। इस सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि कुर्रनी में उनकी पार्टी को 10,000 वोट मिले हैं, ये बड़ी बात है। चुनाव से पहले उन्होंने अपने समर्थकों को घी के लड्डू खिलाने का वादा किया था। इसी वादे पर
लड्डू बांट रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि एक दिन में सभी समर्थकों को लड्डू खिलाना संभव नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि आज सोमवार को भी लड्डू बांटा जाए। मीडिया से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा है कि निषाद समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिला है। यह कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में निषाद समाज का 15,000 वोट हैं, इसमें से 10,000 वोट उनकी पार्टी को मिले हैं। चुनाव में मुकेश सहनी समाज के अन्य प्रत्याशियों को साजिश करके खड़ा कराया गया है, जिससे 5,000 वोट बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं बल्कि वे खुद जीतने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, भोजपुरी अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन ने अपने 4 बच्चों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। जब भाजपा सांसद ने कहा कि अगर कांग्रेस ने उस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया होता तो वे रुक जाते। एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए रवि किशन ने कहा कि संसद में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने जा रहे हैं। आज तक न्यूज चैनल के एक मीडिया कनक्लेव में बोलते हुए रवि किशन ने कहा कि वे कनक्लेव के तुरंत बाद संसद में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने के लिए तैयार है। इस दौरान उनसे सवाल किया गया है कि लेकिन आपके 4 बच्चों का क्या? तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार पहले विधेयक लाती तो मैं रोक देता। रवि किशन ने कहा कि यह सच है कि मेरे 4 बच्चे हैं, इसलिए मैं उन्हें पालने के संघर्ष को जानता हूं। मैंने बहुत संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद चखा है। शुरुआत में हमें काम या पैसे में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता था और मैं हमेशा काम को चुनता था क्योंकि मुझे पता था कि पैसे आ जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे देश में अगर मौसम कई हैं तो फिर इनका विकराल रूप भी कुछ महीनों में ही देखने को मिल जाता है। जब गर्मी आती है तो फिर बिना एसी खरीदे काम नहीं चलता है। बरसात इतनी होती है कि रेनकोट और छाते के बिना बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, और जब सर्दी आती है तो फिर घर के अंदर हो या फिर बाहर हीटर की ज़रूरत पेश आती है। ऐसे में एक ऐसी जैकेट बनाई गई है जो चलते फिरते भी हीटर की गर्मी देगी। ऐसे में अगर आप जैकेट या फिर हीटर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो फिर एक दाम में 2 काम कर सकते हैं। जहां मार्केट में हीटिंग जैकेट आई है, इस जैकेट के अंदर हीटर फिट है जिसमें एक बटन दबाने के बाद आप कंपकपी सर्दी में भी मई जून की गर्मी का एहसास ले सकते हैं। ये जैकेट मामूली नहीं है, लेकिन इनकी कीमत गुणों के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शरीर को गर्म करने वाली ये जैकेट काम कैसे करती है और कहाँ मिल सकती है। तो जैकेट के अंदर 5 अलग अलग हीटिंग जोन मिलते हैं जो पूरे शरीर को गर्म कर देते हैं। जब आप भारी भरकम कपड़ों के बजाय इस एक जैकेट से घनघोर ठंडी में अपना काम चला सकते हैं। जैकेट के अंदर लगा मटेरियल इसे आम जैकेट से अलग बनाता है। जैसे जैकेट में लगी बटन दबाई जाती है तो फिर हीटिंग एलिमेंट्स ऑन हो जाता है। यह तापमान कंट्रोल करने के लिए 3 लेवल दिए गए हैं जो बटन के जरिए ही सेट हो जाते हैं। अगर आप इस जैकेट को धोना चाहते हैं तो फिर आपको पहले हीटिंग एलिमेंट को निकालना होगा। ये जैकेट आपको सामान्य दुकान के बजाय ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। ये जैकेट अमेज़न पर बेचा जा रहा है, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के लाल क्रिकेटर ईशान किशन के दोहरे शतक के बाद नवादा में यानी कि नवादा बिहार में शनिवार को जश्न का माहौल रहा। उनके नवादा में स्थित पैतृक घर पर भी उत्साह का माहौल देखा गया। ईशान किशन की दादी पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सवित्री शर्मा ने लोगों के बीच मिठाई बांट करके खुशी का इजहार किया। वही ईशान किशन के पैतृक घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यहाँ विधायक एसपी सहित तमाम प्रतिनिधि ईशान किशन की दादी को मोबाइल पर फोन करके बधाई दे रहे हैं। सभी लोग ईशान किशन के 131 बॉल पर 210 रनों के धुआंधार पारी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। ईशान किशन की दादी पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सवित्री शर्मा ने कहा कि आज मेरे पोता ने कमाल की पारी खेली है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ईशान किशन के इस पारी ने नवादा ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी गौरवान्वित किया है। इसी खुशी में आज अपने आवास पर मिठाई बांट करके खुशी मना रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार से दिल्ली आकर के बड़े बड़े गोदामों में चोरी करने वाले बिहार के चंपारण के गिरोह के 4 बदमाशों को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। जब पुलिस ने इनकी निशानदेही पर सन्नेठ गांव दिल्ली के गोदाम से 60 लाख का पीवीसी पाउडर और फिर 11 लाख का कपड़ा और अन्य सामान बरामद किया है। गिरोह ट्रांसपोर्ट की मदद से सारे माल को बिहार भिजवा देते थे। इनकी गिरफ्तारी से दिल्ली में अलग अलग जगह हुई चोरी के 5 मामले सुलझ गए हैं। बदमाश बंद गोदामों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने बताया है कि कुछ दिनों से बड़े बड़े वेयर हाउस में एक ही तरीके से चोरी हो रही थी। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को वेयर हाउस में चोरी करने वाला विकास का पता चल गया। आज आरोपी ने चोरी का सारा माल सन्नेठ गांव के गोदाम में छिपाया हुआ है। इसके बाद पुलिस छापा मार करके विकास और 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई में एक भाई दूसरे भाई की कमाई से इतना जलता था कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बैंक में नक्सली का पर्ची लगा दिया। इसके बाद आरोपी ने बैंक प्रबंधन को फोन करके जान से मार देने की धमकी भी दी थी। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो फिर जांच के दौरान आरोपी की पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी और उसका भाई भी उसी बैंक में नौकरी करते थे। मामला जमुई के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में विराजपुर में स्थित यूनियन बैंक की शाखा का है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरोपी कैलाश यादव से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया है कि कैलाश और उसका भाई मनोज यादव दोनों ही इसी बैंक में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते थे। क्योंकि मनोज को अच्छी आमदनी हो जाती थी, इससे उसका रहन सहन भी बेहतर हो गया था। ऐसे में कैलाश को जलन होने लगी थी। इसके चलते दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई। इसके बाद आरोपी कैलाश ने साजिश बुनने में जुड़ गया कि मनोज की आमदनी कम हो जाए। इसी क्रम में उसने अपने भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए 14 नवंबर को बैंक के बाहर एमसीसी के नाम से पर्चा चिपका दिया। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने 14 नवंबर को जो पर्चा चिपकाया था उसमें मनोज समेत अन्य लोगों को जान से मार देने की धमकी दी थी। इस पर्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया तो फिर उसी दिन आरोपी ने बैंक के शाखा प्रबंधक को किसी अज्ञात नंबर से नक्सली बनकर के फोन किया और धमकाया। इससे कर्मचारियों में डर हो गया। दोस्तों झारखंड के गोड्डा वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब बिहार से झारखंड का सफर यात्रियों के लिए भी आसान हो जाएगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने गोड्डा से बिहार के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। आपको बता दूं कि ट्रेन को 10 दिसंबर के दिन गोड्डा से बिहार के राजेंद्र नगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रेन का नाम गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन रखा गया है। ये साप्ताहिक ट्रेन है जिसे करीब दोपहर 1 बजे सांसद निशिकांत दुबे, विधायक अमित मंडल, डीआर विकास चौबे ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर के कुरनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की यानी कि बिहार की 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। इतना ही नहीं, संजय जायसवाल ने यह भी दावा किया है कि कुरनी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जिताने में जेडीयू के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं ने मदद की है। जहाँ बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए से सिर्फ नीतीश कुमार निकले हैं, बाकी लोग अभी भी एनडीए के साथ है, एनडीए एकजुट है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सहरसा के लाल देवांश प्रिया ने एक बार फिर से राइफल शूटिंग में अपना परचम लहरा दी है। जानकारी के अनुसार नेशनल राइफल शूटिंग के लिए देवांश का चयन राष्ट्रीय टीम की दावेदारी केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित नेशनल राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में हुआ है। जब देवांश प्रिया ने कड़ी मेहनत के बाद नेशनल राइफल शूटिंग के लिए निशाना साध दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित नेशनल 50 मीटर 3P और फिर प्रोन साइड राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। देवांश प्रिय का चयन अब नेशनल रेवांड शूटर के रूप में हुआ है, जहां केरल के तिरुवनंतपुरम में बीते 20 नवंबर से नेशनल शूटिंग शुरू हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से मोबाइल ब्लास्ट का मामला सामने आया है। यह मामला मथुरा थाना कोतवाली के मेवाती मोहल्ले का है, जहां 13 वर्षीय मासूम मोबाइल फटने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना की जानकारी जैसे ही परिवार वालों को हुई तो अफरा तफरी मच गई। जब मामले की जानकारी होते ही घर में मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई। आपको बता दो कि इस घटना की जानकारी जैसे ही पिता मोहम्मद जावेद को हुई तो फिर कोहराम मच गया। यह परिवार वाले आनंद फानन में बच्चे को अस्पताल ले गए। इस मामले में बच्चे के पिता ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उनका बच्चा घर में मोबाइल से गेम खेल रहा था। तभी अचानक कमरे में तेज धमाके की आवाज आई। उन्होंने जाकर के देखा तो फिर मासूम घायल अवस्था में बेड पर पड़ा था। इस घटना से परिवार वालों में कोहराम मच गया। सभी लोग सहम गए। जब उन्होंने कमरे के अंदर जाकर देखा तो फिर मासूम मोबाइल से झुलसा पड़ा मिला। इसके बाद परिवार वाले आनंद फानन में मासूम को अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालात गंभीर बनी हुई है। तो ऐसे में अगर आपके घर में भी आपका बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा है तो फिर आप उस पर ध्यान दें। जी हाँ, क्योंकि ये हादसा कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए आप पहले ही सतर्क हो जाएं। जहाँ आप अपने बच्चे को गेम खेलने से मना करें, गेम खेलने बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव जब से कमान संभाले हैं तब से आए दिन किसी न किसी तरीके की योजना संचालित करवा करके इस विभाग की कमियों को दूर करने का कवायद शुरू है। कुछ दिन पहले बिहार के सदर अस्पतालों में पहले से उपलब्ध सुविधाओं में बढ़ोतरी और फिर निजी अस्पतालों की तरह मरीज को अधिक कठिनाई से बचने के लिए मिशन 60 चलाया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी के इस प्रयास में उनके ही विभाग के कर्मी सहयोग
करते नहीं दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के उप मुख्यमंत्री के गृह जिले यानी कि नालंदा से निकल करके सामने आ रहा है, जहां के सदर अस्पताल में अभी भी सुस्त रवैया अपनाया जा रहा है। दरअसल बिहार के नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में मरीजों के इलाज में कोताही बरती जा रही है। इसके साथ ही मरीजों को मिलने वाली मुख्य सुविधाओं का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं ठेले पर लेटी हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करेंगे कि दिल्ली नगर निगम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आए चुनाव नतीजे के बाद से ही सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष को अलग अलग तरीके से भुनाने में लगे हुए हैं। इस बीच सुशील कुमार मोदी ने तो जदयू को आरजेडी में विलय करने तक की सलाह दे डाली है। जहाँ वहीं आरजेडी ने कहा कि गुजरात की जिस सीट पर भाजपा उत्साहित है वहां भी भाजपा के वोट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली नगर निगम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम भाजपा के अंतर्कामय भविष्य का संकेत दे रहे हैं। यह पार्टी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने शनिवार को कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा को 62% वोट मिले थे और अब विधानसभा चुनाव में मात्र 53% रह गया है, जब 9% वोट में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा गया था। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा का वोट प्रतिशत 70% था, जबकि विधानसभा चुनाव में 26% की कमी के कारण 43% पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की परंपरागत खतौली विधानसभा सीट भारी मतों के अंदर से भाजपा के हाथों से निकल गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा, राजस्थान के सरदार शहर, छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर, उड़ीसा के पदमपुर विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। यह चित्तरंजन गगन ने कहा कि मामूली अंतर से कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की जीत को भविष्य की राजनीति का संकेत मानने वाले भाजपा नेताओं को समझ लेना चाहिए कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर 1 लोकसभा तथा 6 विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम और फिर वोट शेयर उसके किस भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर यूं तो कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन अभी हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये वीडियो एकदम से अलग है और चौंकाने वाला है। इस वीडियो में आदिवासी पहली बार किसी गोरे इंसान से मिलते हैं और उसे देख करके वे चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। दावा किया जा रहा है कि आदिवासियों और फिर गोरे इंसान के पहली बार मिलने का ये वीडियो साल 1993 का है, जब आदिवासी पहली बार गोरे इंसान को देखते हैं तो फिर वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, जिसके बाद वे उसे छू कर देखते हैं और अजीबोगरीब रिएक्शन देते हैं। आपको बता दूं कि आदिवासी और गोरे इंसान की पहली बार मिलन के वीडियो को ट्विटर पर हिस्ट्री इन पिक्चर्स नामक हैंडल से शेयर किया गया है। वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि वन जनजीव पहली बार 1993 में एक गोरे शख्स से मिली। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि आदिवासी लोग बारी बारी से गोरे शख्स को छू करके देखते हैं। जब गोरे इंसान को टच करते ही वे अपना हाथ हटा लेते हैं, जैसे उनको करंट लग रहा हो। जब आदिवासी लोग पहले गोरे इंसान की हथेली छूते हैं, इसके बाद वे उसके हाथ और पैर को छू करके छूते हैं, लेकिन वो डरते भी हैं। आपको बता दूं कि आदिवासियों के इस वीडियो को ट्विटर पर अब तक 54,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। इसके अलावा 5,500 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को रीट्वीट किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए शुरू किए गए मिशन 60 के तहत अब बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के साथ साथ सदर अस्पतालों में मरीज और उनके परिवार वालों को स्थानीय भाषा में अस्पताल की सुविधाओं के संबंध में जानकारी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसलिए अस्पताल में तैयार किए गए मे आई हेल्प यू डेस्क पर 5 स्थानीय भाषाओं के जानकार को तैनात किया जाएगा। अस्पताल में मे आई हेल्प यू डेस्क पर तैनात ये लोग मरीजों को बिहार की स्थानीय भाषा जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषाओं में मदद करेंगे। ये कर्मी लोगों को अस्पताल में रजिस्ट्रेशन से लेकर के डॉक्टर, जांच की सुविधा, दवा काउंटर और आदि की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्हीं की स्थानीय भाषा में मुहैया कराए जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। यह स्वास्थ्य की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया में इसे शामिल कर दिया गया है। यह सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निजी अस्पताल जैसे सुविधा केंद्र के लिए पिछले 3 महीनों में स्वास्थ्य विभाग की कवायद चल रही है। विभाग का सबसे ज्यादा फोकस अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सों की उपस्थिति के साथ दवाओं की उपलब्धता पर है। इस व्यवस्था में सुधार के लिए सितंबर महीने में मिशन 60 भी शुरू किया गया था। मिशन 60 के तहत अस्पतालों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब सेवा में बेहतर लाने पर फोकस किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के बाद सियासी गलियारों में हलचल है। यह लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से कुछ न कुछ बयानबाजी की जा रही है। यह शनिवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा था कि जदयू कोई पार्टी नहीं है। इस पर केसी त्यागी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कहा कि अब पूरी की पूरी बीजेपी ही हमारे संपर्क में है, या ऐसे सवालों का क्या हम जवाब देंगे। दरअसल मीडिया से बातचीत करने के दौरान एक पत्रकार ने केसी त्यागी से सवाल किया कि जदयू के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। या इस पर तंज कसते हुए हल्के गुस्से में जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अब पूरी की पूरी बीजेपी हमारे संपर्क में है। ऐसे आरोपों का कैसे हम जवाब देंगे। ये बिल्कुल निम्न स्तर के आरोप और प्रत्यारोप है। आपको बता दूं कि बीजेपी नेता संजय जायसवाल के बयानों पर केसी त्यागी ने पलटवार किया है। संजय जायसवाल ने कहा था कि जंगल राज की लड़ाई लड़ने वाले जेडीयू नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। जब बीजेपी की कुर्नी में जीत पर संजय जायसवाल ने खुशी जताई और कहा कि जंगल राज की लड़ाई लड़ने वाले जेडीयू नेता उन्हीं लोगों के साथ है जो 2005 के पहले सत्ता में थे। इन्हीं बातों पर केसी त्यागी से सवाल पूछा गया कि जिस पर गुस्से में उन्होंने ये सारी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस का नया मुखिया कौन होगा, ये बहुत ही जल्द तय होने वाला है। दरअसल अगले सप्ताह बिहार को नया डीजीपी मिल जाएगा। केंद्र सरकार के कार्मिक महकमा और यूपीएससी से 3 नामों की सूची राज्य सरकार को मिल जाएगी। चयनित 3 नामों में किसी एक को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया जाएगा। नए डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 सालों का होगा। राज्य सरकार द्वारा डीजीपी रैंक के कुल 11 अधिकारियों की सूची केंद्र सरकार को भेज दी गई है। इन 3 नाम पर अंतिम सहमति बनने की संभावना है। आपको बता दें कि इस सूची में 1989 बेंच के आलोक राज और 1990 बेंच के आर.एस. भट्टी तथा शोभा अहोतकार के नाम शामिल है। हालांकि जानकारों की माने तो आलोक राज रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मौजूदा समय में बिहार ट्रेनिंग के डीजी आलोक राज की सेवा दिसंबर 2025 तक है, जबकि आर.एस. भट्टी 30 सितंबर 2025 को और शोभा अहोतकार 30 जून 2026 को रिटायर होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की है और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाया है। जी हां, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया कि महागठबंधन की राज्य में यानी कि बिहार में सरकार बनने के बाद से ही अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार बिहार में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। यह हमने मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। यह विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस कानून तोड़ने वालों की मदद कर रही है और कमजोर वर्ग की शिकायतों को सुना नहीं जा रहा है। राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों में हत्या, डकैती और लूट की खबरें लगभग रोजाना आ रही है। राज्यपाल ने भरोसा दिया है कि वे इस मुद्दे पर गौर करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बारिश खत्म होते ही हर साल भूजल का स्तर गिरने लगता है और गर्मी में सरकारी चापाकल एवं निजी बोरिंग तक पानी छोड़ने लगते हैं। जब बिहार सरकार के स्तर पर हर हाल में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिलों में से मिली हर रिपोर्ट की गहन समीक्षा के बाद अब बेहद अहम निर्णय लिया गया है। इस फैसले के तहत अब धड़ल्ले से हो रहे निजी बोरिंग पर अंकुश लगाया जाएगा। वहीं पुराने सभी बोरिंग की निगरानी की जाएगी, गिनती की जाएगी। इस काम को लघु एवं जल विभाग, कृषि, पीएचडी और फिर पंचायती राज विभाग मिलकर के पूरा करेंगे ताकि भूजल के गिरते स्तर पर साइंटिफिक तरीके से अंकुश लगाया जा सके। इस मामले में गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी लघु जल संसाधन विभाग को दी गई है, जिसमें संबंधित विभाग भी अपना सहयोग करेंगे। वहीं गाइडलाइन की स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि वायु प्रदूषण और बदलते मौसम की वजह से लोगों की आंखों में जलन होने लगी है। डॉक्टरों ने इन दिनों घर के बाहर कम निकलने और फिर आंखों की देखभाल की सलाह दी है। जब पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और पटना एम्स समेत अन्य प्राइवेट अस्पतालों के नेत्र रोग विभाग में आने वाले कुल मरीजों में 15 से 20 मरीज वायु प्रदूषण के शिकार होकर के उपचार कराने पहुंचते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मरीज आंख में पानी गिरना, जलन, सूजन और फिर लाली की दिक्कत बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ मरीज आंखों में लाली के साथ आंख में दर्द की समस्या बता रहे हैं। हालांकि समय पर इलाज के बाद उन्हें राहत भी मिल रही है। यहाँ आपको बता दो कि बिहार में हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। जहाँ बिहार की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। अगर आप बिहार के जिस भी शहर में रहते हो तो आप देखते होंगे कि शहर की हवा काफी खराब हो गई है। जहाँ डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और धूल के कण होते हैं। खतरनाक हवा जिस अंग से प्रवेश करती है उस अंग को नुकसान पहुंचाती है।
इसके संपर्क में आने के कारण आंखों से संबंधित तमाम तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।